डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ नया हो रहा है, क्या कुछ बदलाव हो रहा है, इसके बारे में आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो आज के हमारे इस एपिसोड में क्या कुछ खास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जानने के लिए शुरुआत करते हैं आज के अंक की। अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में 1 दिवसीय सतत कृषि विकास के लिए कृषि प्रौद्योगिकी के उपयोग पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, आइए उसकी झलक आपको दिखाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली सदैव ही किसानों को, विशेषकर महिला किसानों के प्रति समर्पित रहा है। जैसा कि जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्देश अनुसार 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष मनाया जा रहा है और उन्नत भारत अभियान परियोजना IIT दिल्ली के माध्यम से संचालित है और ये भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है और उसमें एक इकाई है सतत कृषि विकास और उस इकाई को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली संयोजित करती है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने ये विचार किया कि जिस तरह से कृषि में नए तकनीकों का समावेश किया जा रहा है, उससे महिलाओं को कैसे सशक्त कर सकें। जैसा कि जानते हैं कि अभी तक हम लोग कृषि की उन तकनीकों पर ज़्यादा प्रसार करते रहे, जैसे उन्नत बीज है, उन्नत खाद है, कीट प्रबंधन है, रोग प्रबंधन है, सिंचाई प्रबंधन है। इन तकनीकों पर विशेष बल दिया गया। लेकिन वर्तमान में जो कृषि की चुनौतियां हैं, उसमें अन्य तकनीकों का समावेश अति आवश्यक है। मिसाल के तौर पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जल संचयन बहुत ज़रूरी है, जल का अभाव हो रहा है, तो माइक्रो इरिगेशन जैसे ड्रिप का कहते हैं, सूक्ष्म सिंचाई विधि, ड्रिप सिंचाई विधि, उसका प्रयोग करें। उसी तरह से किसानों को अगर सेंसर तकनीक के बारे में भी बताया जाए तो उसमें जल का उचित उपयोग हो पाएगा। सेंसर आधारित जैसे ऑटोमेशन कर दिया जाए, तो इस तरह की तकनीक भी अब आ रही हैं, तो किसानों को इसके बारे में जानकारी देनी है। आज ये जो उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत जो कार्यशाला जो हो रहा है, इसका मुख्य लक्ष्य यही रहा कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़ जो है ये सस्टेनेबल होने के लिए हम लोग का बहुत ज़रूरी है। तो उसको कैसे किसान भाइयों के पास, महिला किसानों के पास कैसे पहुंचाना है, अच्छी तरह से गवर्नमेंट फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी है, उसको कैसे पहुंचाना है, हमारा जो अनुसंधान की जो टेक्नोलॉजी जो बाहर के होके आ रहा है उसको कैसे पहुंचाना है। तो उसी में मुख्य रूप से अभी जो वाटर रिसोर्सेज का अभी जो प्रेजेंट स्थिति देख के हमको ये लगता है, जैसा पिछले साल हमने विश्व जल दिवस मनाया था, तो उसमें मुख्य थीम यही रहा कि ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। तो ग्लेशियर्स जिसकी सोर्स से हमारा नदी का पानी मिलता है, जैसा गंगा नदी का और दूसरा नदी का, उसका परिमाण कम हो जा रहा है। आप देखेंगे स्लोवेनिया जैसा देश में तो कम्प्लीटली ग्लेशियर पूरा गायब हो गया है। तो ऐसे भारत में अभी हिमालयस में जितना ग्लेशियर है, इसका परिमाण कम होने वाला है। तो ऑलरेडी कम हो रहा है, तो ये तापमान जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण और भी कम हो रहा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग को जितना भी वाटर रिसोर्सेस है, इसको अच्छी तरह से सदुपयोग करना है। तो उसको सदुपयोग करने के लिए हमारे पास वाटर यूज एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें मुख्य रूप से सूक्ष्म सिंचाई से जुड़े हुए टेक्नोलॉजीज़ को हमको बहुत प्रमोट करना चाहिए। भारत में आज की जो स्थिति ऐसा है कि लगभग 16.7 मिलियन हेक्टेयर्स में जो माइक्रो इरिगेशन की एरिया है सूक्ष्म सिंचाई का, उसमें स्प्रिंकलर की जो सिंचाई है उसके अराउंड 9 मिलियन हेक्टेयर्स आता है। रिमाइनिंग जो है ये टपक सिंचाई से होता है, जैसा ड्रिप के। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 5-6 राज्यों में ज़्यादा
इसका कंसंट्रेशन है बहुत राज्यों में, और भी उसको बढ़ाने का हम लोग का अच्छे कोशिश हो रहा है, तो वो धीरे धीरे बढ़ेगी। उसके लिए हमारा पोटेंशियल है 69.5 मिलियन हेक्टेयर्स तक हम इसको बढ़ा सकते हैं, जो जैसा पहले जो कमेटी ने अध्ययन करके जो बताया था। तो उसकी दिशा में हम फार्मर्स को कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करना पड़ेगा, उनका क्षमता निर्माण करना पड़ेगा। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से हम यही बताना चाह रहे हैं कि जैसा ड्रिप सिंचाई है, स्प्रिंकलर सिंचाई है, और उसके साथ ऑटोमेशन करके कैसे हमारे पास जो जल की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पानी को कैसे हम लोग बहुत अच्छी तरह से पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जो PDMC जो स्कीम है, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में, इसी को कैसे बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग कर सकता है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में कृषि मेलों का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य यही होता है कि कृषि क्षेत्र की जो बारीकियां हैं वो किसानों तक पहुंचाई जा सके, इस क्षेत्र में और भी ज्यादा विकास लाया जा सके। बता दें आपको कि पंतनगर में 13 से 16 मार्च तक एक कृषि मेले का आयोजन किया गया। इसका जो हम कह सकते हैं उद्देश्य था, थीम थी, वो यही था, सशक्त महिला समृद्ध खेती। जी हाँ, हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो हमेशा से सक्रिय रहती हैं खेती किसानी के क्षेत्र में, और महिलाओं के इसी भागीदारी को सम्मानित करने के लिए इस थीम को रखा गया था। क्या कुछ खास था इस मेले में, आइए आपको दिखाते हैं। 13 मार्च से 16 मार्च 2026 तक हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर में 119वें अखिल भारतीय किसान मेले एवं कृषि औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित मेले की थीम सशक्त महिला समृद्ध खेती रही। पंतनगर का कृषि मेला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मेला होता है। इसमें पूरे देश के वैज्ञानिक भाग लेते हैं, हमारे छात्र भाग लेते हैं, अन्नदाता किसान भाई बहन लेते हैं, अनेक प्रकार के विशेषज्ञ अपने इस मेले में आते हैं। संगोष्ठी का भी आयोजन होता है, साथ ही अनेक प्रदर्शनियां यहाँ पर लगती हैं, जिससे किसानों को एक अच्छा मंच यहाँ पर उपलब्ध होता है। और आज देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार किसानों के उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, अन्नदाताओं की आय को दुगना करने के लिए निरंतर कार्य हो रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम राज्य के अंदर भी कृषि और बागवानी इसको प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इस बार के सामान्य बजट में भी हमने काफी सारा प्रावधान, चाहे वो मत्स्य पालन का क्षेत्र हो, कृषि का हो, बागवानी का हो, नई सेब नीति हो, कीवी नीति हो, ड्रैगन नीति हो या महक क्रांति हो, उन सभी पर प्रावधान किया है। और जो किसानों के सामने तमाम प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे वो जंगली जानवरों से फसल को बचाना हो, उसके लिए घेर बाड़ के प्रावधान के लिए भी हमने धनराशि हमने भी रखी है। मेला आप घूमो तो मेला क्या कहता है, मेले के बारे में क्या कहा जाना चाहिए, ये आप स्वयं समझ जाएंगे। और देखने पर ही किसी चीज का विश्वास होता, सुनने से तो होता नहीं। तो अब आप देखो, इतना मेला लग रहा है, देखने के लिए देश भर के लोग आ रहे हैं। आज पेपर में पढ़ा था मैं कि यहाँ पर कोई किसी थाईलैंड की या किसी विदेश की बढ़िया से बढ़िया कोई चीज आई है। तो इस मेले के आज 119वीं बार मेला चल रहा है, तो हाउ पॉपुलर इट इज आप समझ सकते हैं। तो भारत सरकार ने जब से भी यूनिवर्सिटी शुरू हुई है, ये जो मेला है, या हमारे उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के किसानों ने यहाँ से लाभ लिया है। और मुझे लगता है कि जैसे हर बार यहाँ से कुछ नई नई चीज़ आती है, नई चीज़ निकलती हैं, तो अपने देश में ऐसे मेलों से हमारे जो किसान हैं वो प्रोत्साहित होते हैं। और उनके साथ साथ जो हमारे रिसर्चर्स हैं, अन्वेषक हैं, ये जो इनोवेशन वाले हमारे प्रोफेसर्स हैं, शिष्य हैं, उतने छात्र हैं, छात्राएं हैं, उन सबको भी इससे लाभ मिलता है। इसलिए ये एक हमारे देश की प्रगति का प्रतीक है। ये हमारा 119वां अखिल भारतीय किसान और कृषि उद्योग का जो मेला है पंतनगर में, ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण मेला होता है। तो हमने एक सबसे बड़ी चीज़ ये की है इस बार के मेले में कि एक हमने नवाचार वाली जो हमारा एक स्टॉल है, बहुत बड़ा स्टॉल है, जिसमें पूरे विश्वविद्यालय के द्वारा पिछले 2-3 साल में जो भी हमने इनोवेशंस किए हैं, नवाचार किए हैं, उसके बारे में स्टॉल आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इसके हमारी पूरी जो कृषि विज्ञान केंद्र है
है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका भी बहुत जो है बड़ा स्टॉल है। पंतनगर विश्वविद्यालय हमेशा ध्यान रखें कि एक टीम के तौर पर काम करता है और ये पूरे जो है जितने भी आ रहे हैं किसान भाई वो पूरा एंजॉय करेंगे। आप भी एंजॉय कीजिए और जहाँ जहाँ पर आप देखेंगे कि नवाचार की कई चीज़ें हुई हैं, यहाँ पर आप उसको जो है अनुभव करेंगे और इससे जो है प्रचार प्रसार भी होगा पूरा। पंतनगर किसान मेला, जिसको कि हम कृषि कुंभ के नाम से भी जानते हैं, ये मेला जो है 13 से और 16 मार्च के मध्य में इस पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा लार्ज स्केल में कराया गया। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहूँगा कि ये मेला हमारा दिनांक 13 मार्च से प्रारंभ हो गया था और इस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा चीफ गेस्ट के रूप में इसमें प्रतिभाग किया गया था। और इस मेले में जो है लगभग अगर हम बात करेंगे तो 416 स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें 100 करीब 75 स्टॉल थे जो कि बड़े स्टॉल थे, जिसमें कि ट्रैक्टर, एग्रोकेमिकल्स, रसायनों के स्टॉल्स, बीज के स्टॉल्स, दवाइयों के स्टॉल्स थे, बड़े स्टॉल्स थे 30 बाई 30 के। और इसके अलावा हमारे पास 262 स्टॉल थे, वो जो कि छोटे स्टॉल थे, 15 बाई 15 के स्टॉल्स थे। तो कुल 416 स्टॉल्स जो हैं इस बार लगाए गए थे और इसमें हमारे जो पूरे देश के जो इसमें स्टॉल धारक हैं, जो कंपनियां हैं, उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। इस अवसर पर मैं बताना चाहूँगा कि इस मेले में लगभग 20 से 25 हज़ार किसान द्वारा प्रतिभाग किया गया था, जो कि पूरे देश से आए हुए थे, जैसे कि हमारे जो छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इस मेले का मुख्य आकर्षण ये रहा कि इस मेले में हमारे जो पड़ोसी मुल्क है नेपाल, यहाँ से भी करीब जो है बड़ी संख्या में किसानों द्वारा इस मेले में प्रतिभाग किया गया था। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। हमारे सेगमेंट में हम आपको देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए सफल किसानों की दास्तानें बताते हैं। जी हां, किस तरह से उन्होंने सफलता के मुकाम को हासिल किया है, किन चुनौतियों का सामना करते हुए उन्होंने ये मंजिल हासिल की है, इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप का। गुड़ एक बिना शोधित प्राकृतिक चीनी है। प्राकृतिक गुणों के चलते ही इसे औषधीय चीनी भी कहा जाता है। गुड़ बनाने के मामले में भारत सबसे ऊपर है। कुल उत्पादन का 70% से अधिक गुड़ हमारे देश में ही बन रहा है। भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा में इसे गले और फेफड़ों के संक्रमण में फायदेमंद बताया गया है। गुड़ में ऐसे खनिज और विटामिन होते हैं जो कि शोधित चीनी में नहीं पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक और कुछ मात्रा में तांबा पाया जाता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुड़ शरीर को ऊर्जा देता है। मैं रवायती खेती ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਵਾਇਤੀ खेती ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣਾ ਗੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗੰਨੇ ਦੀ खेती। ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕੁਝ, ਚਲੋ ਲੇਬਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ।
ਵੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਟਅਪ ਜੋ ਆ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਖਾਦਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲਿਮਟ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਗੰਨੇ ਨੂੰ ਫਸਲ ਵਧੀਆ ਸੈਟਅਪ ਲਈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਆਪਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਟਅਪ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਦਿਨੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਗਣੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਵੱਧ, ਪਿਛੜੋ ਆ ਸੁੱਧ ਦਿਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਲੋ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਾੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ, ਬੰਬੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। राजवीर सिंह पंजाब के अमृतसर में रहते हैं। कुछ साल पहले तक ये दूसरे किसानों की तरह ही गेहूं और धान की फसलें उगाया करते थे। फिर इन्होंने गन्ना उगाना शुरू किया और अब गुड़ तैयार कर रहे हैं। गुड़ उद्योग भारत का पुराना उद्योग है। जहां जहां ईख पैदा होती है वहां ये उद्योग काफी प्रचलित है। गुड़ बनाने के लिए पहले गन्ने की पिराई होती है और फिर रस को गर्म किया जाता है। गन्ने के रस में कई तरीके की अशुद्धियां मिली रहती हैं, जिन्हें रस से अलग करना बहुत जरूरी है। गर्म होने के बाद रस चाशनी में बदल जाता है। गुड़ आमतौर पर 3 तरीके का होता है, ठोस, तरल और पाउडर वाला। गुड़ उत्पादन के कारण राजवीर की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। भारत गुड़ का प्रमुख व्यापारी और निर्यातक देश है। 2022-23 के दौरान हमने 7.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक गुड़ दूसरे देशों को निर्यात किया था। विश्व बाजार में इसकी कीमत 4,000 करोड़ से भी अधिक थी। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, नजर डालें हमारे अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया पर। आज बात होगी इनाम एप्लीकेशन की। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है लेकिन काम बहुत बड़े करती है। जी हाँ, आपको बता दें गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से इस पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर क्या, देश की 1500 से भी ज्यादा मंडियां इसके तहत लिस्टेड हैं। वहां पर आप अलग अलग जिन्सों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, वहां पर बिडिंग कर सकते हैं। जहां उच्चतम स्तर पर आपको दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली कीजिए, आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो इनाम एप्लीकेशन कैसे बन सकती है आपके लिए फायदे का सौदा, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है,
बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन इनाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। इनाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हों। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं, तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि इनाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 FPO जुड़े हैं। किसानों के लिए इनाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो इनाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था हमारा आज का सेगमेंट फार्मिंग इंडिया और इसी के साथ बता दें आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के दौरान आप तक पहुंचाई गई हैं सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। बता दें अगर आपके पास कार्यक्रम के लिए कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishiddarshan@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। आप दोबारा देखना चाहते हैं हमारा एक कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, इसी वादे के साथ कि अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।